लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो बंधित्व है, वह बंधित्व जो है उसकी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए। और उस अप्रोच के अंतर्गत हमने ये कहा कि भाई वो आर्तव व्यापक के कारण हो सकता है, वो ग्रंथि के कारण हो सकता है, वो विभिन्न प्रकार के योनि व्यापक रोगों के कारण हो सकता है। तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि भाई कोई भी जो स्त्री रोग है या कोई भी रोग है वो या तो क्रियात्मक रूप से हो सकता है या रचनात्मक रूप से हो सकता है ना। यानी कि फिजियोलॉजिकल हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है। और अगर वो फिजियोलॉजिकल है, अगर हम स्त्री रोग का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्तव जो है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है जी। अरे हाँ कि ना। हाँ जी सर। है ना। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो एक बेसिक फंडा ये है कि भाई हमें ये मालूम है कि जो आहार है वो आप ग्रहण करेंगे, और जब आप ग्रहण करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ आ जाएगा? आमाशय में। अमाशय में आ जाएगा। और अन्नम आदान कर्मातु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति। तो जो अन्न को जो है वह अमाशय में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर क्लेदक कफ की क्रिया होगी। इसके बाद यह जो है वह पश्चिमाशय में आ जाएगा, जहां पर पाचक पित्त की क्रिया और समान वायु की क्रिया होगी। और इसके पश्चात यह जो है वह कहाँ चला जाएगा? इसके ये जो आहार रस बनेगा, इसमें से आहार रस का जो सार है वो यदि आहार रस जो है वह सात्विक है तो सुपीरियर वेना कैवा, यानी कि जो लेक्टियल्स ऑफ द इंटेस्टाइन है, या जिनको हम रस प्रपापिका कहते हैं, वह सीधा हृदय में डाल देती है। और यदि वो आग्नेय और तामस का है तो यह कहाँ चला जाता है? लिवर में। लिवर में चला जाता है। और वहां से पोर्टल वेन सिस्टम के द्वारा इंफीरियर वेना कैवा से होता हुआ हृदय में आता है। और फिर उसके पश्चात यह हृदय में पहुंचता है। हृदय में जो है वह रस धातु होती है। और यह रस धातु जो होती है, इसके दो अंश हो जाते हैं। एक तो स्थूल धातु होती है और एक सूक्ष्म धातु होती है। और जो स्थूल धातु होती है वह रस धातु का निर्माण करती है, तथा उससे जो बचा हुआ अंश होता है वो उपधातु का निर्माण करता है, जिससे कि स्तन्य और आर्तव का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि यानी कि जिन विषयों पर मुझे विचार करना है, तो मुझे क्लेदक कफ का विचार करना पड़ेगा। अगर आर्तव व्यापक को मैं देखता हूं तो पाचक पित्त समान वायु का विचार करना पड़ेगा, अपान वायु का विचार करना पड़ेगा, व्यान वायु का विचार करना पड़ेगा, भूताग्नि का विचार करना पड़ेगा, और रसाग्नि का विचार करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। जी सर। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी। अरे हाँ कि ना। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। हम्म, पहले मैंने ना एक हाँ ये बनाया था। आहार पर जठराग्नि की क्रिया होगी, भूताग्नि की क्रिया होगी और समान वायु धमापन होगा, जिससे आहार रस बनेगा।
इस आहार रस पे रसाग्नि की क्रिया समान वायु तो अपन रस धातु बनेगा, रस धातु पे रसाग्नि मासाग्नि मेदाग्नि समान वायु का धमापन होगा, जिससे अंतःफल प्रेरणा, यह जो अंतःफल प्रेरणा है दैट इज ओवेरियन हार्मोन। ये क्या है? ओवेरियन हार्मोन है, और उससे आर्तव की उत्पत्ति होती है। यह जो आर्तव उत्पत्ति होती है यह प्राण के नियंत्रण में रहती है। ये प्राण नियंत्रण क्या रहता है इसको मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्राण नियंत्रण कहाँ से आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं एचपीओ एक्सेस होता है एचपीओ एक्सेस, सुना है आपने? हाँ जी सर। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, है ना। तो क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई प्राणवानाम स्त्रोत्साम हृदयम मूलम महास्त्रोच्च, यही कहते हैं, हाँ जी, है ना। यानी कि जो हृदय है वो हृदय भी, आप प्राण का स्थान क्या है? तो प्राण का स्थान है स्थानम प्राण से शीर्ष, शीर्ष से लेकर और फिर यानी कि यहां से लेकर और कोष्ठ तक, यहां से लेकर कोष्ठ तक जो है वो सब जो है वो प्राण का संचालन है, क्योंकि गर्भाशय भी क्या है? एक प्रकार का कोष्ठ है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो प्राण का नियंत्रण आपको समझ में आता है, जिसको कि हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस कहते हैं। और जब इस एक्सेस में गड़बड़ी हो जाती है तो भी जो होता है विभिन्न प्रकार के योनि व्यापद या विभिन्न प्रकार के आर्तव में जो है वो चेंजेस आने लग जाते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, ठीक है। तो जो आर्तव उत्पत्ति हुई उस पर प्राण नियंत्रण था, प्राण नियंत्रण जो था उससे नवीन रज संचिति हुई, एक्यूमुलेशन हो गया रज का। अब यह रज जो है व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपित उचित कर्मणा, ठीक है ना। तो यह उस को लेकर चलेगा और इसकी गति कहाँ होगी? प्राणवायु गर्भाशय की ओर, और वहां पर जाकर यह छोड़ देगा जहां पर, जैसे कि हमने कहा था कि भाई अंतःफल प्रेरणा होगी और आर्तव की उत्पत्ति हो जाएगी। अब जो नवीन रज था वह पुराण रज हो गया और मल रूप रज हो गया एक। और यदि यह स्त्री ने जो है मैथुन कर लिया तो यह प्राणवायु के संदर्भ में आकर गर्भधारणा को चला जाएगा, ठीक है। फिर जो व्यान वायु है वो गर्भाशय का संकोचन और विकसन करेगा, क्योंकि सभी प्रकार की गतियां जो है वो व्यान के ऊपर निर्भर करती हैं। और फिर क्या होता है कि जो गर्भाशय में संकोच और विकसन होता है तो अपान वायु क्या करती है? रज का प्रवर्तन कर देती है। जो गर्भधारण होता है व्यान प्राण के द्वारा गर्भधारण, उस गर्भधारण को व्यान वायु जो होती है उसमें गर्भाशय में विकसन और आदि का प्रादुर्भाव करती है, यानी कि जो जिनको लेबर पेन्स कहते हैं वो आते हैं, जिससे अपान वायु जो होती है वह गर्भ निष्करण करती है और इसमें प्राण का भी नियंत्रण रहता है। क्या ये बात आपको एक बार देख लीजिए कि क्लियर हो रही है? जी हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर। आराधना जी और अक्षता जी, ये जो सबसे नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा हो तो? जी सर, हाँ आ रहे हैं सर। अब इससे दो चीजें हुई कि एक तो हमें आर्तव और रज में डिफरेंस समझना होगा, ठीक है जी कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो आर्तव और रज में जो है वो अंतर समझते हैं कि जो आर्तव है वो गर्भधारणात धातु स्वरूप है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें शक्ति है, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि इसको हम पुष्प कह रहे हैं। और यह जो पुष्प है यह दो प्रकार का है, अंतः और बाह्य, है ना। जो अंतः पुष्प है एक्चुअली में उसकी संज्ञा आर्तव है यह स्त्री बीज है।
और जो बाह्य पुष्प है उसकी संज्ञा क्या है? रज। रज को हमने दो भागों में बांट दिया था। जो नवीन रज था उसकी संचिति हुई थी हृदय में, है ना, और उपधातु स्वरूप वह हृदय में स्थित था। और फिर अब उस एक्चुअली में क्या है कि वो वहां पर इसलिए स्थित है क्योंकि भाई मालूम नहीं है ना कि यदि स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया तो वही जो नवीन रज है जो है वो इट कन्वर्ट्स इनटू द स्तन्य। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, है ना? हाँ जी सर। और जब इस नवीन रज को उठा के व्यान वायु जब नीचे की ओर ले जाता है, जब नीचे की ओर ले जाता है तो यह रज का रूप धारण कर लेता है। रज माने जिसमें चल गुण हो। जो आर्तव है वह 2 से 3 बूंद दो से 3 बूंद और जो रज है वह 4 अंजलि। वर्ण जो है वह ईशत कृष्ण आरक्त होता है ना। शुद्धम ईशत कृष्ण विगंधम यह वायु प्रेरित लोहितम प्रवर्तते तद आर्तवम उच्यते। यह रज के लिए कहा गया है कि वो ईशत कृष्ण हल्का जो है वो ब्लैक कलर का आर्क्त होता है और उसमें द्रवता की अपेक्षता होती है। और जैसा कहा है शुद्धम ईशत कृष्ण विगंधम, विशिष्ट गंध युक्त होता है जिसको विगंध कहा गया है। अब यहां पर एक जो मैंने पिछली बार आपको कहा था उसमें मैं एक करेक्शन कर रहा हूं कि मैंने आपको ये कहा था कि जो ऋतु काल है इट बिलोंग्स टू पित्त। अब उसको करेक्ट कर रहा हूं मैं कि ऋतु काल जो है वो बिलोंग्स किसको कर रहा है? कफ को। 2 से 3 दिन जो ऋतु काल है जिसमें जिसमें क्या हो रहा है, रज जो है वो प्रवर्तन हो रहा है वह वायु में है, वायु का है जिसको रजहा काल कहते हैं। और जो फॉलिकुलर फेज है वह किसके अंतर्गत आती है? कफ के अंतर्गत आती है। और इसके बाद की जो फेज है यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है इट कम्स अंडर दी वात, रजहा काल। ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज है इट कम्स अंडर दी कफ। और जो ऋतु व्यतीत है वह पित्त प्राधान्य होती है। ये क्लियर है? हो रहा है आपको? जी सर। ऋतु व्यतीत कैसे हुआ पित्त प्राधान्य? हाँ जी सर ऋतु व्यतीत काल कैसे पित्त प्राधान्य कैसे हुआ वो? ल्यूटियल फेज देखिए उसमें क्या होगा कि वो टूटना शुरू हो जाएगा ना गर्भ का। हाँ जी ठीक है सर। है ना? तो हाँ जी देखिए क्या है एक्चुअली में क्या है कि हम क्योंकि एक बात ये तो कह चुके हैं ना कि जो क्रियात्मक परिवर्तन है इट बिलोंग्स टू वात, जो रचनात्मक परिवर्तन है इट बिलोंग्स टू कफ, है ना? कफ, हाँ जी, है ना? हाँ जी और जो ऊष्मात्मक परिवर्तन है इट कम्स अंडर दी पित्त, पित्त, है ना? हाँ जी, तो हाँ इसलिए जो ल्यूटियल फेज है इट कम्स अंडर दी पित्त, पित्त, हाँ जो जी मेंस्ट्रुअल फेज है इट कम्स अंडर दी वात, वात, और जो प्रोलिफरेटिव फेज है इट कम्स अंडर दी कफ। कफ। ठीक है ना? तो जो आर्तव जो कि प्रोलिफरेटिव फेज में है जब वो यूटेराइन बेड वगैरह का निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया, तो यह गर्भोत्पादन कर देगा जो कि आर्तव की संज्ञा दे रहा। और ये जो रक्तवत पंच भौतिकम है जिसमें जो कि महाभूत प्रधान जो कि रज है, और इसका कार्य क्या है? गर्भधारण और गर्भाशय शोधन। ठीक है, ये क्लियर है आपको? आर्तव और रज में परिवर्तन अंतर समझ में आ गया? हाँ जी सर। अक्षता? हाँ सर।
नहीं आया हेलो। समझ में। हाँ हाँ हाँ, हाँ नहीं समझ हाँ में मैं आया, रुको मतलब रुको थोड़ा था। रुको रुको। आराधना तुम्हारी, जी सर। देखो जो ऋतु काल है, ऋतु, इसको ऋतु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऋतु का एक साइकिल होता है, सर्दी आती है, फिर सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी ऐसा ऐसा आता है ना, सर्दी गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, सर्दी के बाद, इस प्रकार से एक साइकिल है। तो ऋतु जो है, इसको ऋतु काल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि एक तो निश्चित चंद्रमास यानी कि 28 दिन का है, दूसरा ऋतु, ऋतु यानी कि इसकी फेजें वो लगातार जो है वो घूम घूम कर आ रही है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। जी सर। हाँ जी। अक्षता तुम बोलती चलो अब हाँ मुझे। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये ऋतुकाल समझ में आया, अब उसके बाद क्या होता है कि जो स्त्री है, स्त्री को हम क्या कहते हैं? स्वायते अस्याम इति स्त्री, यानी कि जो गर्भ का प्रसव कर सके उसको हम स्त्री कहते हैं। जैसे पृथ्वी वो क्या है? बंजर, या जो पृथ्वी कैसी होती है कि भाई वह पृथ्वी वही है जो क्या कर सके, जो कि गर्भ निर्माण। हाँ, अन्न का प्रस्फुटन कर सके, अन्नोत्पादन कर सके, और स्त्री वही है जो गर्भोत्पादन कर सके। ये क्लियर है आपको? हाँ ऋतुकाल जी समझ सर। में आ गया? जी सर। अब इस ऋतु काल में क्या होता है कि कोई भी गर्भ उत्पादन के लिए हमको क्या चाहिए? एक शुक्र बीज चाहिए और एक स्त्री बीज चाहिए, ठीक है? इन दोनों का संपत होना आवश्यक है। अब स्त्री बीज जो है वो आर्तव है, और आर्तव है, लेकिन हमेशा ही कोई भी स्त्री जो होती है, जब वो आर्तव तो ऋतुकाल में 28 दिन पैदा ही हो रहा है, परंतु ऐसा क्या है कि आप इसको दो प्रकार की संज्ञा दे रहे हो, एक को आर्तव कह रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि वो हर समय जो है सक्सेसफुल नहीं होता ना। गर्भधारण जो है वो स्त्री स्त्री तो है नहीं कि हर 28 दिन में एक बच्चा पैदा कर रही हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ सही है। यानी कि जब वह क्या होगी, जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगी, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात जब मैथुन करेगी, तब उस आर्तव का शुक्र के साथ संयोग होने के साथ गर्भधारण हो सकता है। ये बात क्लियर है आपको? हाँ इससे पहले क्या होता है कि वह रज के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है? लेकिन ये अवस्था कभी भी बनी रह सकती है कि 14 वर्ष के बाद जब जब कोई भी कन्या या जो स्त्री होती है, वह आर्तव और रज, ये दोनों धातु स्वरूप भी और मला स्वरूप भी और उपधातु स्वरूप सब अवस्था में रहती है। अब इस आर्तव के हमने 3 फेज बना दिए। एक तो क्या होता है जिस दिन जब ब्लीडिंग हो रही होती है, इसको हम क्या कह रहे हैं? रजाकाल। इसको हम क्या कह रहे हैं? रजाकाल। अब इस रज को बाहर निकालने का कार्य किसका है? सॉरी अपान का। अपान का। तो यानी कि जो ये रजा काल है या जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इट कम्स अंडर दी अपान। अपान। इट मींस कि यह वात के अंतर्गत आ गए, है ना? हाँ। रजा काल वात प्रधान हो गया, उसके पश्चात फॉलिकुलर फेज आती है ना? हाँ फॉलिकुलर फेज आती है। इस अवस्था में क्या होगा कि यूटेराइन बेड का निर्माण होगा, सब कुछ होगा, एंडोमेट्रियम जो है उसको पोषण मिलेगा, एंडोमेट्रियल बेड बनेगा, ये सब कुछ। तो जो निर्माण होता है वह कफ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कफ के द्वारा होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ल्यूटियल फेज आती है, जो कि जिसमें क्या होता है कि भाई आप गर्भधारण नहीं कर पाए तो क्या होना, तो उसको तोड़ दीजिए, डिस्ट्रक्ट कर दीजिए, है ना? है ना? तो जो डिस्ट्रक्ट हुआ वो किसके कारण हुआ? ऋतु व्यतीत यानी पित्त प्रधान कालीन हुआ। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई हमको
क्या मालूम होना चाहिए कि आर्तव की उत्पत्ति के लिए जो हमको आवश्यक घटक हैं वो क्या क्या